नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज पर लेकर हाजिर एक बार फिर से आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर टॉप लाइन्स के जरिए। और टॉप लाइन्स के जरिए सबसे पहले और प्रमुख तौर पर बात होगी साउथ की। जी हां, दक्षिण भारत की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्ट का किला जो है वो ढहा दिया है। और इससे कहीं ना कहीं जो दक्षिण की राह है भारतीय जनता पार्टी के लिए, या यूं कहें कि एनडीए के लिए, वो कहीं ना कहीं आसान होती हुई नजर आ रही है। किस तरह से आसान हो रही है ये राह, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। साथ ही इस दौरान हमारे साथ में प्रत्याशी जिन्होंने जीत दर्ज की है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई, जहां भारत की वैश्विक धमक इस समय देखने को मिलेगी। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सभी देश बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से जो तमाम कदम उठाए गए हैं उसमें भारत किस तरीके से लगातार आगे है वो आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो भी आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय जगत से ये तीसरी महत्वपूर्ण खबर, थाईलैंड ने कंबोडिया पर बम बरसाए हैं। एक बार फिर से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो ये संघर्ष है वो तेज होता हुआ इस समय नजर आ रहा है। और ट्रंप की अपील का भी फिलहाल कोई असर यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है। बताएंगे इस पूरी खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो सबसे पहले दक्षिण भारत की बात करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आई। दरअसल केरल में शनिवार को आए स्थानीय निकाय चुनाव नतीजों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा को लेकर कई अहम संकेत दे दिए। अब ये नतीजे बता रहे हैं कि कैसे 2026 से पहले केरल में सियासी समीकरण बदले हैं, जहां एलडीएफ को बड़ा झटका लगा, जबकि भाजपा का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। स्थानीय निकाय चुनाव अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि इन चुनावों को हमेशा विधानसभा चुनावों से पहले का सेमीफाइनल के तौर पर इन्हें देखा जाता है। और इस बार के नतीजों ने 2026 के चुनाव से पहले सत्तारूढ़ वाम मोर्चे के लिए खतरे की घंटी भी बजा दी है। अब बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के साथ ही कई नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया और जीत दर्ज की। कौन कौन से हैं वो नाम बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं केरल में ढाया लेफ्ट का गढ़। तो जी हां, केरल में लेफ्ट का जो गढ़ था वो बीजेपी ने ढहा दिया है। निकाय चुनाव में शानदार परफॉर्मेंस इस बार भारतीय जनता पार्टी की रही है, जहां बीजेपी ने वाम दलों के जो किले हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करती हुई नजर आई है। और इसे काफी अच्छे संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की बड़ी जीत हुई, जहां श्रीलेखा की जीत ने एलडीएफ और यूडीएफ को चौंका दिया है, क्योंकि 4 दशकों से वामपंथियों का गढ़ ये जगह थी। लेकिन इस बार यहां से श्रीलेखा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की है। और अब एक बार फिर से अगर हम देखें तो इतिहास भी श्रीलेखा बनाने जा रही हैं। किस तरीके से इतिहास बनाने के लिए श्रीलेखा तैयार हैं वो भी एक बार आपको बताते हैं। क्योंकि अगर सीधे तौर पर हम देखें तो मेयर की रेस में सबसे आगे इस समय वो चल रही हैं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, यानी कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो प्रभावित हुई, जिसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। केरल की 1987 बैच की पहली महिला आईपीएस अधिकारी जिन्होंने ये बड़ी जीत दर्ज की। एडीजीपी और डीजीपी जैसे बड़े पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सीबीआई के कार्यकाल के दौरान रेड श्रीलेखा भी उनको उपनाम मिला था उस वक्त। इसके साथ ही दिसंबर 2020 में सेवानिवृत्त हुई और अपने बयानों से भी काफी ज्यादा श्रीलेखा सुर्खियों में रही थी। लेकिन अब अगर हम देखें तो मेयर के तौर पर भी उनका नाम इस समय सबसे ज्यादा इस समय देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें मेयर बनाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही सिर्फ श्रीलेखा नहीं बल्कि और भी कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने जीत दर्ज की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जो मुमताज हैं उन्होंने भी इस बार कमाल किया है और ये जीत दर्ज की है भाजपा की मुमताज ने, जिसमें अगर हम देखें तो शानदार प्रदर्शन से हौसले बुलंद है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो जीत मिली है उस जीत से इस समय भारतीय जनता पार्टी के हौसले भी बुलंद है, कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह है। और 2026 से पहले ये जो जीत हुई है, ये शानदार प्रदर्शन, शानदार परफॉर्मेंस, इसको अब आगे भविष्य के लिहाज से भी कई चीजों पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें हम मुमताज की, तो मुमताज ने भी बड़ी जीत दर्ज करते हुए कमाल कर दिया है। और किस तरीके से हौसले बुलंद है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखें
तो कन्नन कुलंगरा वार्ड से भारतीय जनता पार्टी की चौंकाने वाली ये जीत हुई और हिंदू बहुल सीट है ये। और हिंदू बहुल सीट पर अभी तक अगर हम देखें तो कांग्रेस का कब्जा इस सीट पर रहा है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा, टिकट दी, भरोसा जताया और कांग्रेस प्रत्याशी को हराकर बड़ा उलटफेर मुमताज ने किया है। त्रिशूर नगर निगम में भाजपा की रणनीतिक बढ़त के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही दरअसल आपको बता दें कि मुमताज ही एकमात्र थी मुस्लिम उम्मीदवार और नए सामाजिक समीकरणों को भी अब कहीं ना कहीं संकेत इस समय केरल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कन्नन कुलंगरा हिंदू बहुल वार्ड माना जाता है और यहां पर मुमताज की जीत हुई। और मुमताज की जीत कहीं ना कहीं इस समय जो वहां के राजनीतिक हलक हैं उनमें चर्चा का विषय बनी हुई। लगातार चर्चा हो रही है मुमताज की जीत की। भाजपा की कट्टर वर्कर के तौर पर पिछले 8 सालों से मुमताज लगातार काम कर रही हैं, कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा से जुड़ी रही हैं और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जिम्मेदारी मुमताज ने संभाली थी। साथ ही आपको बता दें कि परिवार जो है उनका वो भी लंबे समय से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की केरल में काफी अच्छी परफॉर्मेंस के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तिरुवनंतपुरम निगम में ऐतिहासिक जीत और साथ ही वाम मोर्चे के 45 साल का जो वर्चस्व है वो ढहा दिया गया है। भाजपा की कट्टर वर्कर रही हैं मुमताज और पिछले कई सालों से लगातार काम कर रही हैं। और साथ ही पलक्कड़ नगर पालिका की अगर हम बात करें तो केरल में भी भाजपा की काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली। पलक्कड़ नगर पालिका तीसरी बार अपनी जो जीत है वो बरकरार रखी और त्रिपुनिथुरा नगर पालिका में भी नई जीत इस बार देखने को मिली है। पलक्कड़ नगर पालिका तीसरी बार बरकरार रखी है और इस परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, इस शानदार जीत की अगर हम बात करें तो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उस पर भी सीधा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके जरिए सियासी समीकरण कहीं ना कहीं केरल में बदलते हुए नजर आए हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे संकेत भी दे रहे हैं। कोझिकोड, कोल्लम जैसे जो अन्य निगम है वहां पर भी सीटें बढ़ी हैं। शहरी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लेफ्ट के वोटों पर भारतीय जनता पार्टी सेंध लगाने में कामयाब रही। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी का ऐतिहासिक उभार देखने को मिला और 29 सीट पर एलडीएफ जो है वो पूरी तरह से सिमट गया। और सिर्फ एलडीएफ नहीं, अगर यूडीएफ की बात करें तो यूडीएफ की खाते में भी मात्र 19 सीटें ही आई हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आगे आने वाले समय में, फ्यूचर में जब केरल में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है, या यूं कहें कि जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया वो कामयाब होता हुआ भी केरल के अंदर नजर आया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छे संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। और इसी के साथ चलिए अब अगली प्रमुख खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि और इसी के साथ आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में सभी देश अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। भारत भी लगातार अपने कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में बढ़ा रहा है और अब अगर हम देखें तो भारत लगातार अपने कदम बढ़ा रहा है और भारत एआई के क्षेत्र में टॉप 3 की जो लिस्ट है उसमें भी शामिल हो चुका है। जी हां, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है। दरअसल हाल ही में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि एआई प्रतिस्पर्धा की वैश्विक रैंकिंग में 30 देशों की लिस्ट में भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है, जो देश की तकनीकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। साथ ही इस रिपोर्ट में भारत की विशाल टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ता डेवलपमेंट और साथ ही इकोसिस्टम, एआई पर नीतिगत स्तर पर बढ़ती सक्रियता का भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में भारत का ये कमाल। तो जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में टॉप 3 की सूची में भारत इस समय आ चुका है और भारत का कमाल ये देखने को मिला है। डेटा आधारित रिपोर्ट में भारत टॉप 3 देशों में शामिल हो चुका है। 30 देशों की ये लिस्ट है और इस 30 देशों की लिस्ट में भारत तीसरे नंबर पर है, जिसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी इस समय देखा जा रहा है। भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़कर के तीसरे स्थान पर अपना कब्जा जमाया। साथ ही टैलेंट पूल, डेवलपर इकोसिस्टम और एआई नीति भी बड़ी ताकत के तौर पर इसमें नजर आई। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थान, निजी क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कमाल है वो इस समय हम सभी जानते हैं।
और वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी भारत जो है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है, अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। और रैंकिंग में अमेरिका पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर चीन और तीसरे नंबर पर कब्जा जमाया है भारत ने, क्योंकि भारत की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार एक के बाद एक कई सारे कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। तो एआई कंपैटिबिलिटी अक्रॉस कंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीसरे स्थान पर भारत इस समय आप देख सकते हैं। पहले स्थान पर अमेरिका यानी यूएसए, दूसरे स्थान पर है चाइना और तीसरे स्थान पर भारत का नाम इसमें शामिल है। यानी कि आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत किस तरीके से लगातार निवेश भी कर रहा है, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, कदम भारत लगातार बढ़ा रहा है। और क्योंकि अगर हम देखें तो ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल का ये सर्वे हुआ और इस सर्वे में कुल 30 देशों को शामिल किया गया था। रैंकिंग के लिए 42 इंडिकेटर्स को इसमें शामिल किया गया, जिसमें रिसर्च, निवेश और टैलेंट के आधार पर यह पूरा सर्वेक्षण हुआ, ये पूरा सर्वे हुआ है। इस सर्वे में देश, नीतियां और सार्वजनिक भागीदारी पर भी सीधे तौर पर जोर दिया गया इस सर्वे में कि कौन सा देश कितनी भागीदारी अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दिखा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सरकारें आखिर कितनी सजग हैं, इसको भी इसमें ध्यान में रखा गया। नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा भी इस पे कहीं ना कहीं पैमाना रहा है और इन सभी पैमानों को ध्यान में रखते हुए भारत तीसरे स्थान पर बना। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। और हमारे साथ में इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अरुण, सीधा उनका रुख करते हैं। अरुण, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लगातार भारत अपने कदम बढ़ा रहा है और अब जो ये सर्वे आया यूनिवर्सिटी का, इस सर्वे में भारत तीसरे स्थान पर है। भारत से ऊपर सिर्फ अमेरिका और चीन ही है। बिल्कुल, देखिए, जो भारत में जो इंडिया एआई मिशन की शुरुआत हुई थी, इसका कॉर्पस 10,000 करोड़ के आसपास रखा गया था और इसका मकसद साफ था कि कैसे देश के अंदर एडॉप्शन को, यानी कि एआई का एडॉप्शन जल्द हो सके, उस पर फोकस हो, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस की जा सके एआई को लेकर के, उस बात पर फोकस था। और साथ ही साथ कैसे ज्यादा से ज्यादा जो साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से, बिकॉज एआई के कई सारे दुष्प्रभाव भी होते हैं, उससे कैसे निपटा जा सके, उस बात पर भी फोकस रहा था। आज की तारीख में देखिए कि भारत तीसरे नंबर पर तो है ही है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडिया बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अभी हमने हाल में देखा था कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने कमिटमेंट किया है 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, गूगल डेटा सेंटर्स को इंडिया में बना रहा है। तो ये तमाम जो यूएस की कंपनीज है भारत में डेटा सेंटर्स को क्यों बना रही हैं? क्योंकि भारत के अंदर डेटा सेंटर को बनाना बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। एक छोटा सा आपको स्टैटिस्टिक्स यहां पर देता हूं। अगर जो एक डेटा सेंटर की बात करें, अब यूएस में बिल्ड करते हैं डेटा सेंटर को, तो वहां पर जो वॉट की जो कॉस्ट आती है, क्योंकि डेटा सेंटर्स में काफी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है, तो पर वॉट की जो कॉस्ट आती है वो $15 से $20 तक जाती है। भारत के अंदर सिमिलरली इस डेटा सेंटर को एग्जीक्यूट किया जाता है तो पर वॉट की कॉस्ट जो आती है वो लगभग $5 से $6 की आती है। यही वजह है कि जो ग्लोबल जो जायंट्स है, जो एआई में करिश्मा कर रहे हैं, चाहे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, ये बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में अपने डेटा सेंटर्स को स्थापित कर रही हैं। दूसरा बात वो ये भी जानती है कि भारत इस बात को चाहता है आगे जाते हुए कि जो भारत का जो डेटा है भारत में ही स्टोर किया जा सके, इसलिए वो तमाम डेटा सेंटर्स को खोला जा रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है जीपीयूज की, जहां तक बात आती है, बिकॉज डेटा सेंटर्स का या फिर एआई की हम बात करते हैं, उनका बैकबोन जीपीयूज होते हैं। जीपीयू का आसान भाषा में समझे आप, आजकल ट्रेंड चला है, कोई गिबली आर्ट में अपनी इमेजेस को जनरेट कर रहा है, चैट जीपीटी का हम सहारा ले रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए चाहिए क्या होता है? हमें जीपीयू चाहिए होते हैं, जिसको हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं। भारत के पास इस समय पर 38,000 जीपीयूज हैं और ये जीपीयूज भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। भारत के अंदर इन जीपीयूज को पर आवर बेसिस पे यूज करने की जो कीमत आती है वो मात्र ₹65 के आसपास आती है। देखिए कितना सस्ता है। भारत का डेटा दुनिया का सबसे सस्ता, भारत में एआई को इस्तेमाल करना, एडॉप्ट करना और भी सस्ता। आज की तारीख में भारत में लगभग 2 लाख ऐसे स्टार्टअप है जो कि 90% तक अपने जो कंप्लीट कंपनी या स्ट्रक्चर्स को एआई पे अपग्रेड कर चुके हैं। साथ ही साथ जो भारत में जो युवा एआई नाम का जो मिशन चल रहा है, तो ये फोकस कर रहा है कि कैसे 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको एआई पर अपग्रेड किया जा सके। इसको युवा एआई नाम दिया गया है। भारत के पास में अब देखिए मल्टीपल रिसर्चेस, क्योंकि हमने बात की रिसर्च काफी ज्यादा हो रही है, तो रिसर्च के अंदर आप ये पाएंगे कि भारत के जो 4 मॉडल्स है, मल्टीपल रिसर्च पेपर्स आए थे भारत के पास, 500 से ज्यादा रिसर्च पेपर्स आए थे, तो उसके अंदर 4 भारत के जो एआई के जो मॉडल्स है वो सिलेक्ट हुए थे, जिसमें सर्वम एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है, जिसको सर्वम एआई हम बोलते हैं, गन, ज्ञान एआई और साथ सॉकेट एआई, ये तमाम ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एआई मॉडल्स थे, ये कहीं ना कहीं आगे निकल करके आए थे। आज भारत का जो जीपीटी हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जनरेटिव मॉडल के तौर पर आगे जा रहा है और एक तरह से एक ओपन सोर्स का काम कर रहा है, यानी कि कोई भी कंपनी, कोई भी स्टार्टअप
इन चीज को यूज करके अपने मॉडल्स को बना सकती है, अपनी एप्लीकेशन को बना सकती है। कृति, आज एक बात बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉम्प्ट डालिए और लिखिए कि मुझे एक ऐसा अपना एक एप्लीकेशन बनाना है, चैट जीपीटी या भारत जीपीटी आपकी एप्लीकेशन बना के दे सकती है। तो भारत से 12 से 14 साल के बच्चे अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। एक टाइम में हमें याद है कि मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए कितनी टीम्स को हायर किया जाता था, लेकिन भारत में देखिए जो यंग स्टार्टअप्स है, जो 12 से 15 साल के टीनेजर्स आप इनको कह सकते हैं, ये अपनी खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं। तो एआई का जो अडॉप्शन बहुत मैसिव हो गया है, और यही बात है कि आज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी इस बात को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि भारत में अडॉप्शन बहुत मैसिव है, रिसर्च बहुत मैसिव लेवल पे चल रही है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन आज भारत दे रहा है जब तक एआई की बात आती है। जी, लेकिन इसके साथ ही ये जो सर्वे हुआ है अरुण, उस सर्वे में कई चीज़ों का ध्यान में रखा गया है कि वहाँ पर कितने डेवलपर्स हैं और कितना टैलेंट है, इसका भी ध्यान में रखा गया है। ताकि साथ ही सरकार की तरफ से क्या कुछ ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं उन पर भी खास फोकस रखा गया और उसी के आधार पर ये सर्वे तैयार किया गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगली महत्वपूर्ण खबर का। अब बात थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद की, जो अब खुली जंग में तब्दील होता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच जारी भीषण संघर्ष में अभी तक की अगर हम बात करें तो काफी नुकसान हुआ है दोनों देशों को, और ये जंग अभी भी जारी है। अभी तक में 15 थाई सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संघर्ष रोकने का दावा भी पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। दरअसल ट्रंप ने हाल ही में शांति बहाली की बात कही थी, लेकिन जमीनी हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। थाई सेना ने एक बार फिर से कंबोडिया के सीमावर्ती इलाके जो है वहां पर गोल बमबारी की और इस हमले में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिससे इलाके में दहशत का भी माहौल है। अब कंबोडिया की ओर से भी जवाबी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। जानेंगे ताजा अपडेट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं थाईलैंड कंबोडिया में नहीं थमी लड़ाई, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो सैन्य टकराव है वो लगातार जारी है। सीमा पर झड़पें भी इस समय तेज होती हुई नजर आ रही हैं। और इस बीच अगर हम देखें तो अभी तक में 15 थाई सैनिकों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है इस हमले में, जो हमला किया गया। कंबोडिया ने भी अब जिसके बाद में बड़ा कदम उठाया गया है कंबोडिया की तरफ से भी। हालांकि इस बीच अगर हम देखें तो थाईलैंड से लगी सभी सीमाओं को बंद भी कर दिया गया है। और इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप थाईलैंड ने लगाया। साथ ही कंबोडिया कह रहा है कि संप्रभुता के खिलाफ है। कंबोडिया ने कहा कि थाई सैन्य बलों ने सीमा पर हमले बंद नहीं किए और थाईलैंड कह रहा है कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे पर कई सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सीमा क्षेत्र में जो सुरंगें हैं वो बिछाई गई हैं, थाईलैंड ये कह रहा है। साथ ही संप्रभुता के खिलाफ आक्रामक तेवर है थाईलैंड की, ये बात कंबोडिया की तरफ से कही जा रही है। तो कुल मिलाकर एक दूसरे पर गंभीर आरोप इस समय लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अक्षय, अगर सीधे तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हालांकि इन दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है उस पर हालातों पर नजर लगातार बनाए हुए हैं और संयम बरतने की भी अपील कर रहे हैं। ऐसे में सवाल लेकिन यही है कि क्या कूटनीति इस जंग को रोक पाएगी या फिर थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप ले लेगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा कृतिका कि जिस तरह से चीजें उभरती हुई आ रही है उसको देखते हुए यही लग रहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो डिफरेंसेस है, जो उनके बीच मतभेद है, उनको वो आपस में सॉल्व नहीं कर पा रहे। बार बार ट्रूस करवाया जा रहा है, बार बार सीज फायर एक तरह से उनके ऊपर थोपी जा रही है, लेकिन बार बार वो सीज फायर तोड़ दे रहे हैं, क्योंकि जो अंडरलाइंग इश्यूज है, जो मुद्दे, जो मेन मुद्दे जिनको लेकर संघर्ष चल रहा है, उनका कोई एक तरह से परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं मिल पाया है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो लास्ट सीज फायर हुआ था यूएस के प्रेशर में हुआ था, यूएस ने कहा कि आपको सीज फायर करना होगा, मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा, लेकिन जब सीज फायर हुआ उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उस बात का क्रेडिट तो ले लिया, लेकिन जो अंडरलाइंग मुद्दे थे उनको इतनी गंभीरता से सॉल्व करने के लिए यूएस भी सामने नहीं आया और दुनिया के अन्य देशों ने भी आप एक तरह से उसको सॉल्व करने के लिए कोई इंटरनेशनल फोरम्स ने भी मदद नहीं की, जिसकी वजह से दोबारा एक बार ये संकट उभर कर आ गया है। अब हमने देखा कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की कि अभी अनाउंस किया जाए जल्द से जल्द की सीज फायर करवा दी गई है। इसको लेकर थाईलैंड की जो विदेश मंत्री है वे काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है और ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ है। अब 20 से ज्यादा लोगों की थाईलैंड में मौत हो गई, जिसमें कई सारे सैनिक और सिविलियंस भी मौजूद है। सिमिलरली कंबोडिया के भी कई सारे सिविलियंस की जान जाने की खबरें आ रही है। तो
तो जो संघर्ष है, जो ये एक तरह से जो आप देखते हैं जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो एक दूसरे की तरफ फायरिंग की जा रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। और अगर इसी तरह से चीजें बढ़ती रही तो आगे आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि एक तरह से ऑल आउट वॉर की तरह हम इस सिचुएशन को देख सकते हैं, क्योंकि जी टेरिटोरियल इश्यूज को लेकर ये संघर्ष चल रहा है। और ऐसे में जब तक दोनों देश आपस में बैठकर डायलॉग और डिप्लोमेसी की राह को नहीं चुनेंगे, जब तक ये एक तरह से अब एक अंडरलाइन जो इशू है, जो मेन जो कोर मुद्दे हैं, उनका रेजोल्यूशन बातों के तहत नहीं होगा, आपस में बैठकर नहीं होगा, तब तक ये जो आप झड़पें देख रहे हैं ये लगातार होती रहेंगी। और ये आगे बढ़कर एक क्षेत्रीय एक तरह से वॉर का भी रूप ले सकती है, जो न सिर्फ क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया सरदर्द बन सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर बात डोनाल्ड ट्रंप की करें, जो हर बार जब दो देशों का संघर्ष होता है तो उसमें शांतिदूत बनने की कोशिश करते हैं, और इस बार जो उनकी तरफ से दावा किया गया कि सब कुछ अभी परिस्थितियां नॉर्मल हो चुकी हैं, लेकिन उनका दावा भी कहीं ना कहीं फेल हो गया इन सब के बीच में। बिल्कुल, उन्होंने दोबारा इस बार दावा किया कि सीज फायर ऑलमोस्ट हो चुकी है, लेकिन इस बात को सिरे से ही खारिज विदेश मंत्री ने, जो थाईलैंड के है, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का कुछ नहीं हुआ है, और वो नाराज भी दिखे। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की तरफ से कहीं ना कहीं मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि भ्रामक खबरें दी जा रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि हमने देखा है कि ऑलरेडी कैबिनेट ने वहां रिजाइन कर दिया है, चुनाव होने वाले हैं थाईलैंड में। ये मुद्दा जो है अब वैसे ही काफी ज्यादा पॉलिटिकली सेंसिटिव वहां के लोगों के लिए बन चुका है। तो ऐसे में अमेरिका के प्रधान राष्ट्रपति को इस तरह के बयान देना कितना ठीक है, कितना उनके बायलैटरल रिलेशंस के लिए ठीक रहेगा, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अमेरिका को भी कहीं ना कहीं संयम बरतने की जरूरत है, क्योंकि हर मुद्दे में आगे आकर आप सीज फायर तब तक नहीं करवा सकते जब तक जो दो देशों के बीच अगर कुछ मुद्दे हैं उनको वो बायलैटरली रिजॉल्व ना कर ले। क्योंकि अगर आप तरह से शांति वार्ता या सीज फायर थोपेंगे तो वो ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी, और एक बार फिर से संघर्ष और वॉर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जैसा कि कंबोडिया और थाईलैंड। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।